तो बच्चों आज हम लोग चालू करेंगे क्या, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो देखो, इलास्टिक वर्ड सुनने से ना हम लोग के मन में जो पहला चीज आता है वो आता है रबर बैंड, स्प्रिंग। इस सबको देख के हम लोग क्या करते हैं, इलास्टिक सोचते हैं। क्या अभी कभी लोहे के छड़ को देख के आपके दिमाग में इलास्टिसिटी आया है? लेकिन वो भी एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी का डेफिनेशन हम लोग समझते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होती है बच्चों? सपोज आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया, क्या लिया बच्चों? कोई ऑब्जेक्ट लिया और उसको एक फोर्स लगा के डिफॉर्म करने की कोशिश की। जाहिर सी बात है, जब आप बैलेंस्ड फोर्स लगाते हो किसी भी ऑब्जेक्ट में तो वो एक्सेलरेट तो नहीं करता, लेकिन क्या होता है, डिफॉर्म होता है। तो आप ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, डिफॉर्म कर रहे हैं। और डिफॉर्म करने के लिए आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, उसको पुल कर सकते हैं, आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं, आप जो भी चीज कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, कोशिश डिफॉर्म करने की। अब डिफॉर्म करने की आप कोशिश किए तो सपोज उसमें हल्की सी एक डिफॉर्मिटी आ गई, हल्की सी क्या आ गई, डिफॉर्मिटी आ गई। ठीक, अब अगर मैं जो फोर्स डिफॉर्म करने के लिए लगा रहा था उसको हटा दूं तो दो बातें होंगी। या तो जो डिफॉर्मिटी हुई थी वो वापस से गायब हो जाएगी और ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल स्टेट में लौट जाएगा, या दूसरी बात होगी कि ऑब्जेक्ट परमानेंटली जितना वो डिफॉर्म हो चुका था उतना वो डिफॉर्म हो गया होगा। ठीक है, तो अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पे ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप साइज रीगेन कर ले तो ऐसे ऑब्जेक्ट को मैं बोलूंगा कैसा ऑब्जेक्ट, इलास्टिक ऑब्जेक्ट। ठीक, अब क्या होता है बच्चों, रबर बैंड को हम लोग देखते हैं और उसमें फोर्स लगाते हैं ना, तो छोटी फोर्स लगाने पे भी उसका डिफॉर्मेशन ज्यादा होता है और फिर वो फोर्स हटाते ही वो अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है, तो हमको लगता है हाँ ये इलास्टिक है। लेकिन अगर आप एक रॉड ले लेंगे, टेंसाइल रॉड आता है ना, लोहे की छड़ जो कंक्रीट में डलती है, आरसीसी, तो आप लोहे की छड़ पे भी फोर्स लगाओगे ना तो उसको डिफॉर्म करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए। ठीक, लेकिन आप एक लिमिट तक फोर्स लगाओगे ना तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, बहुत छोटा सा, बहुत माइन्यूट, जो हमको नेकेड आई से दिखता भी नहीं है, लेकिन होता है डिफॉर्मेशन। और उसमें भी आप जैसी फोर्स हटाते हो ना तो अपनी शेप जो कर लेता है क्या, रीगेन। आ रही बात समझ में? तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण ऑब्जेक्ट डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पे अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर ले, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। और ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, इलास्टिक। लेकिन अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई और वो डिफॉर्मेशन परमानेंट हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बावजूद आपका वो ऑब्जेक्ट ओरिजिनल शेप अपना रीगेन नहीं कर पाया, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, तो आप बोलोगे ऐसा ऑब्जेक्ट को प्लास्टिक। क्लियर है? तो दो तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं बच्चों ऑब्जेक्ट को, इलास्टिक और प्लास्टिक। ठीक है, अंतर क्या रहेगा कि दोनों में ही डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पे दोनों का डिफॉर्मेशन हुआ, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पे इलास्टिक ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है और प्लास्टिक ऐसा कर नहीं पाता। क्लियर बात? तो अपने अराउंड आपको अगर कोई भी चीज को क्लासिफाई करना है एज इलास्टिक और प्लास्टिक तो डिफॉर्मिंग फोर्स से और उसके एक्शन से, रिमूव करने से क्या होता है उससे अपन पता लगा सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर? जैसे मेरी स्किन क्या होगी, इलास्टिक की प्लास्टिक? इलास्टिक होगी। अभी इलास्टिक है, जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो प्लास्टिक है ना, तो अभी इलास्टिक है, क्योंकि अभी मैं क्या करूंगा, अपनी स्किन को अगर डिफॉर्म करूंगा और उसके बाद उसको डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाऊंगा तो वापस से क्या हो जाएगा, ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो ऐसे ऑब्जेक्ट को आप क्लासिफाई कर सकते हैं इलास्टिक। तो लिख लीजिए बच्चों, पॉइंट लिख लीजिए कि इलास्टिक्स के बारे में लिखना, या इलास्टिसिटी ही लिख लो, द प्रॉपर्टी by which an object after removal of क्या फोर्स, जो उसका शेप चेंज करिए, क्या फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स regains its original shape। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है बच्चों कि इलास्टिक ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा इलास्टिक रहेगा, उसकी भी लिमिट है। भाई अपने पैंट का जो नाड़ा है वो भी इलास्टिक है बच्चों, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम ढीला हो जाता है ना, जितना टाइट जब खरीदें उतना रहता नहीं है,
क्यों? अपन बार बार यूज करते हैं, फैला फैला के पहन रहे हैं, ऐसे फैलाए पैर डाले, है ना, तो अपन फैला फैला के यूज करते हैं, तो क्या होता है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अपनी इलास्टिसिटी लूज करता है। तो ऐसा नहीं कि एक परमानेंट प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी धीरे से फैटिग के थ्रू कम भी होती है, और आप अगर ओवर फोर्स लगा दोगे, ज्यादा ही डिफॉर्म कर दोगे, तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स इतनी डेवलप नहीं होगी कि उसको वापस ओरिजिनल शेप गेन करा पाए। ठीक है, देखो, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी को बच्चों इस चैप्टर में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि इसको मेजर कैसे करेंगे, कौन ज्यादा इलास्टिक होगा, कौन कम इलास्टिक होगा, ये कैसे हम लोग बता सकते हैं, और डिफॉर्मेशन कितने तरीके के हो सकते हैं, डिफॉर्मेशन को कैसे नापेंगे, और डिफॉर्मेशन एक्चुअल अंदर क्यों हो रहा है पार्टिकल के, अलग अलग मटेरियल में डिफॉर्मेशन क्यों अलग अलग होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफॉर्मेशन होने देते हैं या वापस रिस्टोर करने देते हैं, ये सब हम लोग इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को कुछ मेजर करने के लिए कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग को पढ़नी पड़ेगी। तो लिखिए बच्चों, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये दो फिजिकल क्वांटिटी हैं जो इलास्टिक प्रॉपर्टी मेजर करने के काम आती है। ठीक, इस चैप्टर का बेसिक ब्रेड और बटर है, फंडामेंटल्स है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक, सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेस क्या है बच्चों। ठीक, स्ट्रेस वैसे बहुत ओवर यूज्ड वर्ड है बच्चों अपनी वोकेबलरी में। स्ट्रेस का आप लोग जब से पढ़ना चालू किए स्कूल, तब से स्ट्रेस वर्ड जान रहे हैं ना, तो और जेई के बाद तो एक्सपीरियंस भी करने लगे। तो स्ट्रेस क्या होता है बेसिकली, आप ऐसा वर्ड से ऐसा समझते हैं ना कि कुछ तनाव है, क्या है, कुछ तनाव है, एक प्रेशर है आपके ऊपर। ठीक है, आप मेहनत करके आप होल्ड कर रहे हो उस अपने आप को, है कि नहीं, क्योंकि स्ट्रेस आपको बिखरना यानी बिखारना चाहता है। अरे बात समझ, ऐसा लगता है कि नहीं, फील होता है, नहीं होता, अब होने लगे। हाँ, तो देखिए स्ट्रेस क्या होता है। सपोज ये एक सॉलिड है, क्या है बच्चों, सॉलिड, और सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और क्या होते हैं, और क्या होगा सॉलिड में, सॉलिड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, तभी तो वो सॉलिड है, और अट्रैक्टिव फोर्स सॉलिड में क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। ठीक, आप क्या किए, ये सॉलिड क्या है, सब एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स लगा के एक दूसरे के पास जमे हुए हैं। ठीक है, आपने क्या किया, इस एंड से एक फोर्स F लगाया और इस एंड से एक फोर्स F लगाया, फोर्स लगाया। ठीक, ये एक टेंसाइल फोर्स है। ठीक, खींचने की कोशिश कर रहे हो। अब आप इमेजिन करो, आप लोहे को ऐसे पकड़ के खींच रहे हो, तो लोहा क्या होगा, टूट जाएगा, नहीं, है ना। तो लोहे को आप ऐसे पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहे हो, तो लोहा मूव कर रहा है क्या, लोहा स्ट्रेच हो रहा है क्या, नहीं ना, है ना, हो रहा होगा माइन्यूटली, वो अपने को दिख नहीं रहा है, लेकिन लोहे पे आप ऐसा पकड़ के खींच रहे हो। जैसे अभी पेन को मैं पकड़ के खींच रहा हूं, इसका शेप तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन खींच तो रहा हूं ना। तो अगर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं बच्चों, तो ये इसके अंदर कोई सा एक फोर्स डेवलप हो रहा होगा ना, जो खींचने पर भी ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे, एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ रहे। क्लियर है बात। तो जब भी मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं ना बच्चों, तो इस फोर्स के परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन में क्या डेवलप होगा बच्चों, एक रीस्टोरिंग फोर्स। क्या डेवलप होगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स। और अगर आप माने कि इसका एक्सेलरेशन 0 है, अगर ये ऑब्जेक्ट कहीं जा नहीं रहा, हो सकता है ना मैं एक तरफ ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं, एक तरफ कम लगा रहा हूं, लेकिन अभी क्या लगा रहा हूं, दोनों तरफ सेम फोर्स लगा रहा हूं, तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है बच्चों, और अगर मैं इसको बीच से काट दूं, ठीक है, बीच से काट दिया, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, तो इधर से F फोर्स लग रहा है, तो ये F फोर्स के कारण ये पार्ट आगे ना जाए, इसके कारण एक F डैश फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, जो इस पार्ट के एक्सेलरेशन को 0 कर रहा होगा। वैसे ही एक F फोर्स इधर लग रहा है, उसको ये F डैश काउंटर कर रहा होगा। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो F और F डैश क्या है, न्यूमेरिकली इक्वल। F और F डैश क्या है, न्यूमेरिकली इक्वल। लेकिन ये F डिफॉर्मिंग फोर्स है, ये F डैश जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण मटेरियल के अंदर डेवलप हुआ है। बात समझ में आएगी नहीं। और ये तभी डेवलप होता है जब आप एक फोर्स लगाते हैं। आप एक्सटर्नल फोर्स लगाना बंद कर दीजिए, अंदर रिस्टोरिंग फोर्स लगना बंद हो जाएगा। आ रही बात समझ में। ऐसा थोड़ी खींचे और छोड़े तो आपस में कोलैप्स हो गया ऑब्जेक्ट, ऐसा तो होगा नहीं। आ रही बात समझ में। तो जैसे ही आप एक F फोर्स लगाए, F फोर्स क्या है बच्चों, एक डिफॉर्मिंग फोर्स है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट का डिफॉर्मेशन ना हो, इसीलिए जो अंदर मॉलिक्यूल्स रहते हैं अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, वो क्या करते हैं बच्चों, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाते हैं। आ रही बात समझ में। और जनरली ये F और F डैश क्या रहते हैं, बराबर, गिवन कि एक्सेलरेट ना कर रहा हो, तो F और F डैश क्या रहते हैं बच्चों, बराबर। ठीक,
अब एफ और एफ डैश अगर बराबर है न्यूमेरिकली, तो मैं स्ट्रेस को डिफाइन करूंगा बच्चों, स्ट्रेस रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। कैसे डिफाइन करूंगा स्ट्रेस को? अप्लाइड फोर्स नहीं है बच्चों, रीस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर क्रॉस सेक्शन एरिया। और क्रॉस सेक्शन एरिया आप जानते हैं ना बच्चों, जो भी रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन होगा उसके परपेंडिकुलर जो एरिया होगा उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया। आ रही बात समझो? क्लियर है? या जो एरिया का एरिया वेक्टर होगा वो फोर्स के अलोंग होना चाहिए, तभी तो सरफेस जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये बात समझ में आएगी नहीं है? तो स्ट्रेस क्या होता है बच्चों? लिख लीजिए, इट इज डिफाइंड एज रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इट इज रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, तो फोर्स जितना अप्लाई करोगे आप बड़ा, उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स क्या डेवलप होगा? ज्यादा। ठीक, लेकिन अपना अप्लाई करने वाला फोर्स तो बाहर वाले एक्सटर्नल एजेंट पे डिपेंड कर रहा है। अब वो मशीन से पकड़ के या घोड़ों को बांध के मैं खिंचवा दूंगा तो फोर्स तो कितना भी लगवा सकता हूं ना मैं, है ना? 2 ट्रैक्टर में बांध के खिंचवाने लगा ऑब्जेक्ट को, तो मैं फोर्स तो कितना भी लगा सकता हूं, एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज्यादा, न्यूटन तक। लेकिन अंदर में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, वो तो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अब उसका एक लिमिट है, उसका क्या है बच्चों? लिमिट। तो अगर आप लिमिट से ज्यादा लगा दोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप तो होगा, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स को पास पास होल्ड करके रख नहीं पाएगा, तो ऑब्जेक्ट का डिफॉर्मेशन फिर ज्यादा हो जाएगा। अरे बस, तो जब तक आप लगा के रखते हो तो हल्का फुल्का डिफॉर्मेशन तो होता ही होता है, लेकिन अगर एक लिमिट को क्रॉस कर दोगे तो फिर ऑब्जेक्ट परमानेंटली डिफॉर्म होना चालू हो जाएगा और प्लास्टिक के जैसा बिहेव करना चालू करेगा। अरे बस, इसको खैर आगे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अब देखो ये चीज समझ में आए? तो स्ट्रेस क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब बताओ मेरे को, ये स्ट्रेस हो गया F बाय ए, बताओ इसका यूनिट क्या होगा बच्चों? फोर्स न्यूटन है पर मीटर स्क्वायर, तो स्ट्रेस का यूनिट होता है बच्चों ऐसा यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर के जैसे ही होता है, ठीक है? लेकिन स्ट्रेस जो होता है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है, प्रेशर तो क्या होता है? ओवरऑल होता है ना? क्लियर है? नेक्स्ट, तो ये समझ में आया स्ट्रेस है। इसका डायमेंशन अगर लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों? आप जानते हैं फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2 और एरिया का होता है l स्क्वायर, तो स्ट्रेस आ जाएगा ml-1t-2, ये इसका डायमेंशन होगा। ठीक है, दूसरा बच्चों, ये स्केलर है कि वेक्टर है? ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी? स्केलर, डायरेक्शन नहीं है। ओके, अब समझ में आया? अब बच्चों स्ट्रेस जो होता है ये समझ में आया? अब बच्चों देखते हैं स्ट्रेन। अच्छा, एक चीज भूल गया, स्ट्रेस को डिनोट करेंगे बच्चों ऐसा, सिग्मा से। किससे डिनोट करेंगे? सिग्मा, है ना? इसका सिंबल सिग्मा रहेगा। ठीक, स्ट्रेन का सिंबल होता है बच्चों ये एप्सिलॉन। ठीक है, अब स्ट्रेन के बारे में देखते हैं। अब बच्चों देखो, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, सपोज क्या है? ऑब्जेक्ट है, इस तरफ से फिक्स है, इस तरफ से आपने एफ फोर्स लगा के खींचना चालू किया, रिस्टोरिंग फोर्स एक डेवलप होगा, लेकिन जब तक एफ फोर्स लग रहा है थोड़ा सा क्या होगा? डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो हल्का सा इसमें डिफॉर्मेशन हो गया, ये ऑब्जेक्ट इतना लेंथ इसका बढ़ गया। कितना बढ़ गया बच्चों? डेल्टा एल। ठीक, ये एफ फोर्स लगाने पे। और इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? एल। ओरिजिनल लेंथ क्या थी? एल। तो मैं क्या बोलूंगा? स्ट्रेन को डिफाइन करूंगा बच्चों, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशन, change in dimension divided by original dimension, change in dimension divided by original dimension।
अभी क्योंकि यहां पर फोर्स लीनियर लगाइएगा बच्चों, और एक रॉड लिया हूं मैं एज एन एग्जांपल, तो यहां पर मैं बोलूंगा ये एक लीनियर स्ट्रेन है। कैसी स्ट्रेन? लीनियर। लेंथ में चेंज आ रहा है, एरिया में भी चेंज आ सकता है, वॉल्यूम में भी चेंज आ सकता है, भाई शेप में भी चेंज आ सकता है, तो स्ट्रेन भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो स्ट्रेन क्या होगा बच्चों? रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। तो अगर ऊपर चेंज इन लेंथ ले रहे हो तो नीचे ओरिजिनल लेंथ लोगे, चेंज इन रेडियस ले रहे हो नीचे ओरिजिनल रेडियस लोगे, चेंज इन वॉल्यूम ले रहे हो ओरिजिनल वॉल्यूम लोगे, या चेंज इन एनी डायमेंशन एंगल या कोई भी चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से वैसा लोगे। ठीक, एक बात लेकिन याद रखना, स्ट्रेन का, किसका? स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन या यूनिट होता नहीं है। क्या है ये? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ठीक, क्यों? ऊपर नीचे सेम क्वांटिटीज आएगी, लेंथ लेंथ कट जाएगा, एरिया एरिया, वॉल्यूम वॉल्यूम, सब चीज कट जाएगा, तो इसका कोई भी यूनिट या डायमेंशन होता नहीं है। ठीक, यूनिटलेस और डायमेंशन। ठीक है, सिर्फ एक नंबर है। ठीक, तो स्ट्रेन बोलने से समझ में आ जाना कि कितना डिफॉर्मेशन हुआ है डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पे, डिवाइडेड बाय उसका ओरिजिनल डायमेंशन क्या था। क्लियर है? पक्का यहां तक क्लियर है बच्चों? तो स्ट्रेस समझ में आया? स्ट्रेस क्या है? अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन क्वेश्चन बनाते समय अप्लाइड फोर्स के बराबर ही रिस्टोरिंग फोर्स लेंगे, क्योंकि जनरली दोनों क्या रहते हैं? इक्वल। नेक्स्ट, अगला चीज लिखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो पहले लिखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और बीच बीच में मेरे को चेक करते रहना है, माइक बंद मत हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए लिखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है? तो सपोज बच्चों आपका एक लीनियर ऑब्जेक्ट है। क्या ऑब्जेक्ट है? लीनियर ऑब्जेक्ट। ठीक, और आप क्या कर रहे हैं? एक लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगा रहे हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, या अलोंग द लेंथ ऑफ जो भी मेंबर है उसके अलोंग द लेंथ आप फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, तो फोर्स आप F लगा रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कितना है बच्चों? A है। तो जो लीनियर फोर्स लगाने के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको क्या बोलूंगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो जब लॉन्गिट्यूडनल फोर्स एक लग रही है अलोंग द लेंथ, और डायमेंशन भी चेंज किस में आ रहा है? लेंथ में, तो उसको क्या बोलूंगा? इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। आ रही बात समझ में? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या रहेगा? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड along the length of member, force is applied along the length of member। ठीक है, तो longitudinal stress जो सिग्मा L होगा FL बाय A। क्या होगा? FL बाय A। ठीक है, तो जो longitudinal फोर्स होती है ना बच्चों, जो लेंथ के along लग रही है, वो दो टाइप की हो सकती है। कितने टाइप की? दो टाइप की। ठीक, एक सपोज ये एक मेंबर है, आप इधर से और इधर से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हो, जो कि क्या करने की कोशिश कर रहा है? कंप्रेस करने का कोशिश कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट को क्या करने की कोशिश कर रहा है? कंप्रेस करने। तो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल फोर्स को बोलते हैं बच्चों कंप्रेसिव फोर्स, है ना। और अगर एक मेंबर है आपका और दोनों एंड पकड़ के आप खींच रहे हो, दोनों एंड पकड़ के क्या कर रहे हो? खींच रहे हो, तो ये इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? टेंसाइल फोर्स। ठीक, तो फोर्स जब अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लग रहा है दोनों एंड से तो टेंसाइल होगा, और टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट लग रहा है दोनों एंड से तो कंप्रेसिव होगा। तो दो तरीके के लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। तो स्ट्रेस भी दो तरीके के होंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस। लेकिन रहेंगे क्या? स्ट्रेस। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, ये लिखा हुआ है बच्चों। तो इसमें if two parts of a body of two sides of cross section area pull each other, then normal stress is known as tensile stress. Or if the two parts of the body on the two sides of the cross section area push each other, then the normal stress is known as compressive stress। ठीक है, तो एक दूसरे को पुश करेंगे तो कंप्रेसिव, पुल करेंगे तो टेंसाइल। ठीक है, बस आप लोग को देखने के लिए, बाकी समझ में आ गया ना। नेक्स्ट, अगला, अब लिखिए बच्चों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या लिखे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हम लोग पढ़े बच्चों, स्ट्रेन होता है क्या? चेंज
in dimension by ओरिजिनल डायमेंशन। अब बताओ लॉन्गिट्यूडनल, नाम से ही जाहिर है कौन सा डायमेंशन चेंज होगा, लेंथ चेंज होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट का लेंथ। तो सपोज आपके पास एक मेंबर है, ठीक है, और आपने इस पे क्या लगाया, एक एफ फोर्स लगाया, इसके कारण क्या हुआ, इसके लेंथ में डेल्टा एल का इंक्रीमेंट हुआ, और इसका ओरिजिनल लेंथ कितना था, एल। तो आप क्या बोलोगे, स्ट्रेन बराबर चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये होगा बच्चों एप्सिलॉन एल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो कौन सा स्ट्रेस ये वाला स्ट्रेन डेवलप करेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप करेगा, ठीक है। आई बात समझ में बच्चों, डायमेंशन कुछ नहीं, यूनिट कुछ नहीं। नेक्स्ट, अगला बच्चों लिखिए पॉइजन्स रेशियो। अभी पढ़ा रहा हूंगा तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा, नहीं आया तो मैं डाल देता हूं कि सर हम लोग बचपन में रेजिस्टेंस वाला सवाल बनाते थे, और हम लोग देखते थे कि अगर किसी चीज को वायर को पकड़ के खींच रहे, वायर को पकड़ के खींच रहे, तो वायर लंबा तो होता था, साथ साथ और क्या होता था, पतला होता था, क्योंकि वॉल्यूम क्या रहता था, मेंटेन। वॉल्यूम क्या रहता था, मेंटेन। तो फोर्स लगाने पे अगर कोई चीज एलोंगेट हो रहा है, एक्स्ट्रा मास तो या एक्स्ट्रा मटेरियल तो आ नहीं जाएगा, तो वॉल्यूम क्या होता था, सेम, तो उसके लिए उसका एरिया क्या हो जाता था, कम, ठीक है। तो बच्चों आप एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप करिए, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगाए, तो जाहिर सी बात है ये ओरिजिनल लेंथ है, और इसकी लेंथ में कितना चेंज आ गया, डेल्टा एल आया, कितना चेंज आ गया, डेल्टा एल। तो बच्चों जब भी आप एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस करके लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं ना, तो एक लैटरल स्ट्रेस भी डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, लैटरल स्ट्रेस। वो लैटरल स्ट्रेस क्या होता है, सपोज इस ऑब्जेक्ट का रेडियस क्या था बच्चों, आर। अब आप देख सकते हैं ये जो रेडियस है वो आर माइनस डी आर हुआ है कि नहीं हुआ है, रेडियस क्या हो गया, कम। लेंथ इंक्रीज होगी तो रेडियस कम होगा, लेंथ कम होगी तो रेडियस बढ़ेगा। भाई अगर इसको छोटा कर दोगे तो फैल जाएगा, क्लियर बात। वो रोटी बेलते हैं ना बच्चों, रोटी बेलते तो क्या करते हैं, चिपटा करते हैं, चपटा करते हैं तो उसका रेडियस बढ़ जाता है ना। तो बेसिकली ये जो जब भी एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप होता है, जिससे एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आता है बच्चों, तो एक लैटरल स्ट्रेन भी डेवलप होता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग द लेंथ, और लैटरल मतलब उसके परपेंडिकुलर, आ रही बात समझ में। तो इस रेशियो को लैटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन, इस रेशियो को क्या बोलते हैं बच्चों, पॉइजन रेशियो। आ रही बात समझ में, इसको क्या बोलते हैं अपन, पॉइजन रेशियो। तो लिखिए पॉइजन रेशियो, ऊपर लिखा ही हुआ है, इसका सिंबल होता है बच्चों म्यू। पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज lateral strain divided by linear लिख रहा हूं यार, longitudinal strain। तो यहां से बच्चों म्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, स्ट्रेन कैसे लिखते हैं आपको पता है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो लेटरली क्या चेंज हुआ, रेडियस चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, माइनस डी आर, कम हुआ ना, माइनस डी आर। ओरिजिनल रेडियस कितना था, आर, तो आपका लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, माइनस डी आर बाय आर, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होगा, चेंज इन लेंथ ऑन ओरिजिनल लेंथ। तो ये क्या हो गया बच्चों, पॉइजन्स रेशियो। ठीक है। तो जब भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगता है बच्चों, तो एक वैसे तो उसको नेग्लेक्ट ही करते जाते हैं कि लेटरली कुछ हुआ नहीं है, लेकिन लेटरल स्ट्रेस भी एक डेवलप होता है, ठीक है। बढ़े आगे, यहां तक क्लियर है पॉइजन रेशियो। नेक्स्ट, अब लिखिए बच्चों एक क्वेश्चन, बोला एक स्टील वायर है विच इज 2 मीटर लॉन्ग इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग। तो एक सीलिंग से 2 मीटर का वायर को क्या किया गया बच्चों, सस्पेंड किया गया, ठीक है। फिर बोला है व्हेन अ मास इज हंग एट इट्स लोअर एंड। अब इसके लोअर एंड में बच्चों एक मास को हंग कर देते हैं, मास इज हंग ऑन लोअर एंड, द इंक्रीज इन लेंथ इज रिकॉर्डेड एज 1 सेंटीमीटर, ठीक।
तो क्या होगा, ये जो वायर है इसका जैसी ये लगाते हैं तो इसका थोड़ा सा जो वो है लेंथ वायर की बढ़ जाती है। कितनी बढ़ गई बच्चों, 1 सेंटीमीटर। हमको क्या बोला है, स्ट्रेन निकालिए। कौन सा स्ट्रेन होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, लेंथ कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज्ड इन लेंथ इज रिकॉर्डेड इज 1 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, 1/100। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिए, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय क्या लिखेंगे बच्चों, 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों क्या, 1/200। ये होगा आपका स्ट्रेन। कोई यूनिट तो होता नहीं इसका। क्लियर, बढ़े आगे। Two stretched cables both experience the same stress, both experience the same stress। मतलब अगर पहले वाले के लिए सिग्मा ले रहे हो तो दूसरे वाले का सिग्मा भी बराबर होगा, दोनों का स्ट्रेस क्या है, सेम। द फर्स्ट केबल हैज अ रेडियस ऑफ इतना। तो बच्चों पहले वाले का जो रेडियस है दिया है 3.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक, उसके बाद इट इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेचिंग फोर्स ऑफ 270 न्यूटन। तो इसमें लगने वाला जो फोर्स है वो है 270 न्यूटन। रेडियस ऑफ सेकेंड केबल दिया है बच्चों, R2 दिया है, ये दिया है अपने को 5.1 इंटू 10⁻³ मीटर। और डिटरमाइन द स्ट्रेचिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड केबल। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो आप लिख सकते हैं दोनों स्ट्रेस अगर बराबर है, F1A1 बराबर F2A2 होगा। F1 का वैल्यू दिया है बच्चों कितना, 270। F2 का वैल्यू बच्चों पता नहीं है। एरिया 1 कितना दिया है, पाई, क्योंकि रेडियस दिया है तो क्या होगा, सर्कुलर होगा, तो रेडियस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 3.5 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6 बराबर F2 तो हमको पता नहीं है, A2 कितना है, पाई, फिर आएगा 5.1 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6। पाई पाई का हिसाब हो गया बच्चों, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 से कट गया। अब F2 का वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, तो यहां पर मैं निकाल रहा हूं, F2 का वैल्यू होगा 270 इंटू 5.1 इंटू 5.1 डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, क्या 51 और 35 7 के टेबल में आते हैं, 51 का आता है नहीं, नहीं आता है। तो काट पीट रहा है कुछ, कुछ नहीं कट रहा, कुछ कट रहा है बच्चों, नहीं है ना। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, बढ़िया से आप घर में जाके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बढ़े आगे, नहीं बढ़े आगे बच्चों। नेक्स्ट, अगला, पहले तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। ये लीजिए, छोटा हो गया। टू रॉड्स ए बी, ए और बी, ईच ऑफ इक्वल लेंथ बट डिफरेंट मटेरियल्स, मटेरियल दूसरा है, are suspended from a common support as shown in figure. The rods A and B can support a maximum load of 600 and 6000 न्यूटन। मतलब ये 600 न्यूटन और ये कितना, 6000 न्यूटन। ठीक है, रेस्पेक्टिवली देयर क्रॉस सेक्शन एरिया इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली, देन आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गर मटेरियल। आ रही बात समझ में। तो बच्चों स्ट्रॉन्गर मटेरियल क्या होगा, जो ज्यादा फोर्स सह सकता है कि जो ज्यादा स्ट्रेस सह सकता है, स्ट्रेस सह सकता है। भाई फोर्स तो आप लगा ही सकते हो, टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। ठीक है, तो क्या होगा, स्ट्रेस कौन ज्यादा सह सकता है। तो बच्चों पहले निकालते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस पहले वाले के लिए। तो कितना फोर्स लगेगा उसमें, बिना टूटे 600, बिना टूटे कितना लगेगा 600, और उसका एरिया कितना है बच्चों 10 mm का स्क्वायर। तो क्या होगा 10 इंटू 10⁻⁻6, 10 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। फिर देखते हैं बच्चों सिग्मा 2 कितना है, स्ट्रेस फोर्स कितना है 6000 न्यूटन, और उसका एरिया कितना है 1000 mm स्क्वायर। तो क्या होगा 1000 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर है। तो बच्चों ये 0 से 0 कटा, ये आया 6 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसका स्ट्रेस सहने का क्षमता है। इसका क्षमता
ये 1 2 3 4 5 6 कट गया तो ये आएगा 6 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? पक्का? अब बच्चों जैसे सपोज वो आप लोग अगर मैं अपना एक बाल ले लूं, है ना, मेरा बाल बहुत मजबूत है ना, तो बोलता नहीं हूं, पता चल रहा है, नजर लगे उड़ गया। हाँ, तो मेरा बाल है, एक बाल अगर मैं लूंगा बच्चों, पतला है, ठीक है, और ऐसे देखा मैं टूट गया, ठीक, ऐसे देखा मैं टूट गया, और मैं देखा एक लोहे का रॉड है, उसको खींचा, मैं बोला देखो नहीं टूट रहा है, तो बोलूंगा ये ज्यादा मजबूत है, ये ज्यादा फोर्स रहा। ऐसा नहीं है बच्चों। अगर मैं क्या करूंगा, खूब सारे बाल जो है मेरे स्ट्रैंड, उसको मैं गुथ दूंगा, समझ रहे हो, जैसे नाइलॉन होता है बच्चों। अब नाइलॉन जो होता है उसका जो टेंसाइल स्ट्रेस सहने का क्षमता रहता है वो लोहे से भी ज्यादा रहता है, लोहे से भी ज्यादा रहता है। अब इसका एक मतलब नहीं है कि पतला सा नाइलॉन का एक वायर ले लो और एक पतला सा वो ले लो, क्या यानी लोहे का रॉड ले लो, तो जाहिर सी बात है लोहा ज्यादा फोर्स सह लेगा, मोटा है बोल के। लेकिन अगर आप दोनों को एक बराबर पतला लोगे तो कौन ज्यादा फोर्स सहेगा? नाइलॉन। और वो हल्का भी है, क्या है? हल्का भी। तो आरी समझे, स्ट्रेंथ टू मास रेशियो किसका अच्छा है? नाइलॉन का। क्लियर है? तो हम वैसे ही चेक करते हैं कि कौन स्ट्रेस ज्यादा ले सकता है, वो क्या होगा? ज्यादा, यानी ज्यादा अनब्रेकेबल होगा। बात समझ में आएगी नहीं है बच्चों? ठीक है, सिर्फ फोर्स लगाने पे नहीं, क्योंकि फोर्स एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितना क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्योंकि जैसे आप रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहे हो तो क्रॉस सेक्शन एरिया जितना बड़ा रहेगा बच्चों, उतने ज्यादा लोग पकड़ के रखेंगे कि नहीं रखेंगे? उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखें, ठीक, तो ज्यादा लोग पकड़ के रखें तो जाहिर सी बात है टूटने में हम लोग को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर उसी को पतला कर दूं तो अब 2-4 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखें तो वो आसानी से टूट सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो मटेरियल हल्का है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों, बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक है, अब क्या होता है, हल्क देखते हैं बच्चों। सपोज आपके पास एक बॉल है बच्चों, नहीं दिख रही बॉल, अब दिखेगी। सपोज एक बॉल है, ठीक। अब अभी बॉल का ये शेप है, क्यों? क्योंकि बॉल के अंदर हवा भरी है, तो अंदर से जो प्रेशर लग रहा है उसके कारण एक फोर्स डेवलप हो रहा होगा जो बॉल को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। और बाहर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर रहा है? उसको रोक के रखा है। क्या करके रखा है? रोक के रखा है। सपोज आप बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा देते हैं, क्या होगा? ये सब डायरेक्शन में, क्योंकि प्रेशर के कारण फोर्स कैसा लगता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो रेडियल एक फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा बच्चों? क्या लगेगा? एक रेडियल फोर्स। तो ये फोर्स अलोंग अ लेंथ नहीं लग रहा, हर जगह पे क्या लग रहा है? नॉर्मल टू द सरफेस। हर जगह पे कैसा लग रहा है बच्चों? नॉर्मल टू द सरफेस। अगर ऐसे ही आप अगर एक क्यूब ले लेंगे या क्यूबॉइड ले लेंगे तो भी प्रेशर बढ़ाने पे प्रेशर क्या बढ़ेगा? सब तरफ से बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा बच्चों? सब तरफ से, हर डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा। जितना बड़ा, जितने, जैसे सपोज इसको पानी में डुबाते जा रहे हो तो प्रेशर हर तरफ से बढ़ेगा ना। प्रेशर क्या बढ़ेगा? हर तरफ से। तो प्रेशर बढ़ने के कारण फोर्स जो लग रहा है वो क्या करने की कोशिश करेगा? इसके वॉल्यूम को कम करने की, या प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे स्ट्रेस को बच्चों जो बल्क में लगता है, पूरे बॉडी में, पूरे ऑब्जेक्ट में, अलोंग द पेरिफेरी, सब जगह से लगता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वॉल्यूम स्ट्रेस। क्या बोलते हैं बच्चों? वॉल्यूम स्ट्रेस। अब वॉल्यूम स्ट्रेस निकालने के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं बच्चों, जो प्रेशर लग रहा होगा, भाई प्रेशर एक बाहर से भी लग रहा होगा, प्रेशर एक अंदर से भी लग रहा होगा। जनरली अगर हॉलो है तो, सॉलिड है तो एक ही प्रेशर लग रहा होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो बाहर से एक्सेस प्रेशर लग रहा है, डेल्टा पी, क्या लग रहा है बच्चों? एक्सेस प्रेशर लग रहा है, इसी को हम लोग बोल देते हैं बल्क, क्या? बल्क स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि प्रेशर, स्ट्रेस क्या होता है बच्चों? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स, क्योंकि हर फोर्स क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या है? यहां परपेंडिकुलर है, तो प्रेशर भी तो यही होता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो सेम डेफिनेशन हो रहा है कि नहीं? तो बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस को हम लोग डायरेक्ट किससे इक्वेट कर सकते हैं बच्चों? प्रेशर। लॉन्गिट्यूडनल को नहीं कर सकते, लॉन्गिट्यूडनल को कर नहीं सकते, लेकिन वॉल्यूम स्ट्रेस को कर सकते हैं। अरे बात समझ में? तो वॉल्यूम स्ट्रेस किसके बराबर होता है न्यूमेरिकली? एक्सेस प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बराबर लिख लो F/A। ये भी फॉर्मूला इसका F/A होगा। यूनिट क्या होगा बच्चों? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई?
ठीक है, अगला। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके बारे में। जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था बच्चों, वो सिर्फ सॉलिड्स में दिखता है। क्या में दिखता है? सॉलिड में। गैसेस और लिक्विड में दिखता नहीं है। लेकिन आपका जो ये है क्या, बल्क स्ट्रेस, इट ऑकर्स इन सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में लग सकता है। सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। फ्लूइड के केस में, मतलब गैस और लिक्विड है, तो बल्क स्ट्रेस कैन बी फाउंड। हम लोग इसको आसानी से क्या कर सकते हैं? खोज सकते हैं प्रेशर के टर्म्स में। ठीक है, फिर इट प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम एंड डेंसिटी, द शेप रिमेन्स सेम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। सपोज आप एक बॉल लियो, स्फेरिकल है, तो जब आपका बल्क स्ट्रेस चेंज हो, बल्क वॉल्यूम स्ट्रेस लगेगा ना, तो अगर सपोज अंदर की तरफ लग रहा है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। लेकिन इसका पहले भी स्फेरिकल शेप था, अभी भी कैसा शेप है? स्फेरिकल। शेप चेंज नहीं होता। शेप चेंज हो गया बच्चों तो वो अलग टाइप का स्ट्रेस होता है, अभी आगे पढ़ेंगे उसको। आ रही बात समझ में? तो ये याद रखना कि वॉल्यूम चेंज होता है, शेप चेंज नहीं होता। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द सरफेस एट ऑल पॉइंट्स। हर पॉइंट पे सरफेस के डिफॉर्मिंग फोर्स कैसा रहेगा? नॉर्मल। इसीलिए तो इसको प्रेशर से अपन इक्वेट करते हैं। ठीक, एरिया फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेस इज द कंप्लीट सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स। जो भी एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, वो जैसे प्रेशर में लेते थे वैसे इसमें भी लेना है। ठीक है, फिर इट इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर या एक्सेस प्रेशर, बिकॉज चेंज इन प्रेशर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन वॉल्यूम। क्लियर है बात? न्यूमेरिकली इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं? प्रेशर के। इसलिए बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स में स्ट्रेस स्ट्रेन का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, वहां अपन फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं, लिक्विड्स है ना, गैसेस, और लिक्विड और गैसेस का वॉल्यूम चेंज होता है प्रेशर चेंज होने के कारण, और उसमें फिर बल्क मॉडुलस की एंट्री होती है ना। अब मास तो चेंज होगा नहीं बच्चों, और वॉल्यूम छोटा हो गया तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी भी चेंज होती है। तो ये सारे पॉइंट्स लिख लो बच्चों। बढ़े? हो गया? चलिए अगला चीज लिखिए बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? कुछ नहीं, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप होता है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप होता है, या बल्क स्ट्रेस से बल्क स्ट्रेन डेवलप होता है। नेक्स्ट अगले लिखिए बच्चों, शियर या टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या लिखिए बच्चों? शियर या टेंजेंशियल स्ट्रेस। बच्चों एक पेपर को फाड़ने के लिए, आप कौन सा स्ट्रेस लगाते हैं? टेंसाइल लगा रहा हूं, फट रहा है? ठीक। कंप्रेसिव फट रहा है? नहीं। आप क्या करते हैं? फट गया है ना। तो इसको शियर फोर्स बोलते हैं। क्या फोर्स बोलते हैं बच्चों? शियर फोर्स। तो मैं बच्चों इसके ने जो पेपर था ना, ध्यान देना, मैं जो पेपर था उसके डायमेंशन को चेंज करने की कोशिश नहीं किया। क्या पेपर को लंबा या चौड़ा करने की कोशिश किया? नहीं। मैं पेपर के शेप को चेंज करने की कोशिश किया, मोड़ने की कोशिश किया। ट्विस्ट करना है, मोड़ना। आ रही बात समझ में? तो ऐसे फोर्स को या ऐसे स्ट्रेस जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज नहीं करता है बच्चों, ऑब्जेक्ट का क्या चेंज कर देता है? शेप। ऐसे फोर्स को बोलते हैं विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम। अगर आप शेप चेंज कर रहे हो तो उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या? स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। और ऐसे में जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसको क्या बोलेंगे? शियर स्ट्रेन।
ठीक, जैसे आप देखे होगे बचपन में अपन कार्टून से खेलते थे बच्चों, ये कार्टून रहता था। ठीक, अब अगर आप सोचो ये कार्टून है, इसका ये ऊपर वाला एरिया है ना ऐसा, ठीक है, आप कार्टून के ऊपर वाला जो सरफेस है उसके अलोंग एक फोर्स लगा रहे हैं, सपोज, समझ रहे हो, अलोंग एक फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होता था, ये जो कार्टून है वो ऐसे थोड़ा सा आगे चले जाता था बच्चों, ऐसा हो जाता था कि नहीं हो जाता था, बताओ, ऐसा हो जाता था, तो इसका वॉल्यूम चेंज हुआ क्या, नहीं, क्योंकि कोई भी लेंथ वेंथ बढ़ा नहीं, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, चेंज क्या हुआ, शेप, चेंज क्या हो गया बच्चों, शेप, ये डिफॉर्म हो गया, पहले ये था रेक्टेंगल, ये स्क्वायर था, जैसे भी था क्यूबॉइड था, अब ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम, क्या बन गया ये, पैरेललोग्राम। तो ऐसे स्ट्रेस को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस। अभी तक रिस्टोरिंग फोर्स परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया था, ये एरिया के क्या है, पैरेलल। अब आपको पता है बच्चों, जब भी आप स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं तो आपको एक फोर्स लेना है और आपको एक एरिया लेना है, ठीक, तो जब आप टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शियर स्ट्रेस को नापेंगे, फोर्स क्या होगा जो आपने अप्लाई किया है अलोंग द सरफेस, और जिस सरफेस के अलोंग अप्लाई किया, टॉप सरफेस के अलोंग अप्लाई किया, तो वो वाला एरिया लेंगे, फोर्स जिस सरफेस के अलोंग हो, आ रही बात समझ में। तो इसका बेसिक डेफिनेशन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से उल्टा है, लॉन्गिट्यूडनल में क्रॉस सेक्शन एरिया रहता था, इसमें जिस सरफेस के अलोंग फोर्स लग रही है वो, क्लियर बात। जैसे आपके हाथ में कुछ चीज, जैसे दाग लग गया, तो उसको मिटाने के लिए कैसा फोर्स लगाओगे, शियर स्ट्रेस, क्या लगाओगे बच्चों, शियर स्ट्रेस, समझ में आ रही कि नहीं बात, समझ रहे हो ना, क्या फोर्स लगाऊंगा बच्चों, शियर स्ट्रेस, ठीक है, शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल फोर्स अलोंग द सरफेस। तो टेंजेंशियल फोर्स जो, अब जाहिर सी बात है आप लगाओगे तो, अब जैसे कार्टून में लगाया तो जैसी फोर्स लगाया वो रिस्टोर तो नहीं कर पाया उतना फोर्स, तो वो डिफॉर्म हो गया। अब सपोज एक सॉलिड है, जैसे कांच का मेरे पास ये रखा हुआ है, क्या है ये है ग्लास स्लैब है, क्या है बच्चों, ग्लास स्लैब। अभी इसके सरफेस के अलोंग में फोर्स लगा रहा हूं, अब तो डिफॉर्म नहीं हो रहा ना उतना, तो इसका मतलब ये क्या इलास्टिक नहीं है ना, वैसे प्लास्टिक है ना, लेकिन क्या हो रहा है, ये मैं कौन सी फोर्स लगा रहा हूँ, शियर फोर्स। अब फोर्स इस वाले सरफेस के अलोंग लगा रहा हूं, है ना, तो ये एरिया और जितना भी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, दैट फोर्स अपॉन एरिया, ये क्या होगा, शियर स्ट्रेस। अगर मैं इस एरिया के अलोंग फोर्स लगाऊं तो फिर एरिया कौन सा लेना है, ये वाला। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में उल्टा था, अगर सपोज मैं इसको पकड़ के खींच रहा हूं तो इसके परपेंडिकुलर एरिया क्या होता था, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो अलोंग जिसके लगा रहे हो एरिया के, उसको अपन क्या लेते हैं, टेंशियल स्ट्रेस में लेते हैं। अरे बस में एफ बाय ए, क्लियर है, पक्का। तो जब भी बच्चों ऐसा फोर्स हो जो शेप को चेंज, साइज नहीं, किसको चेंज कर रहा है, शेप को, या तो उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, जैसे अगर आपको पेन के ढक्कन को खोलना है तो पेन के ढक्कन को जैसे वो, तो क्या करते हैं हम, ऐसे खोलते हैं ना, ट्विस्ट करते हैं, तो ट्विस्ट कर रहे हैं जिससे आपका बॉडी का शेप चेंज हो जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं अपन लोग, शियर। नेक्स्ट लिखो बच्चों, शियर स्ट्रेन, क्या लिखो, शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका ये लेंथ L है और विड्थ B है, वो मैं बना नहीं रहा हूं डायग्राम में। आपने क्या किया, इसकी टॉप सरफेस के अलोंग एक फोर्स लगाया F, टॉप सरफेस के अलोंग क्या लगाया बच्चों, एक फोर्स F। तो होगा क्या, इसकी टॉप सरफेस थोड़ा आगे डिस्प्लेस हो गई और इसका थोड़ा शेप जो है वो चेंज हो गया, ठीक। ये जिस पॉइंट पे मैं फोर्स लगाया था, ये टॉप सरफेस कितना आगे गई बच्चों, इतना डिस्टेंस आगे गई, इसको मैं बोलता हूं डेल्टा एक्स, क्या बोलता हूं, डेल्टा एक्स आगे चले गई, ठीक है, कितने आगे चले गए, डेल्टा एक्स, ठीक। और ये जो एज था, ये पहले यहां था, ट्विस्ट हो गया, थोड़ा सा आगे चले गया, कितना एंगल चले गया बच्चों, 5, कितना एंगल आगे चल गया, 5, ठीक है। और ये जो आर्म जो चेंज हुआ उसका लेंथ कितना था, उसका लेंथ भी L ले लो, उसका लेंथ कितना था, L। तो यहां पर बच्चों जो शियर स्ट्रेन होगा वो होगा, ये कितना आगे गया, डेल्टा एक्स बाय आर्म लेंथ कितना था, L, तो इसको क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेन, डेल्टा एक्स बाय L। क्या बच्चों आप इसको tan phi भी लिख सकते हैं,
बताइए क्या लिख सकते हैं, 10 5 परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर है? ठीक, ये भी क्या है, डायमेंशन लेस। स्ट्रेन इज ऑलवेज डायमेंशन लेस। क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका बच्चों, शेयरिंग स्ट्रेन। तो जब आप क्या कराते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप होता है, शेयर स्ट्रेस पे शेयर स्ट्रेन डेवलप होता है। तीनों स्ट्रेस में फोर्स जो अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, अलग अलग। तीनों की मीनिंग भले सेम हो, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया से ही निकाल रहे हैं स्ट्रेस, लेकिन उसमें चेंजेस क्या आते हैं बच्चों, अलग अलग, क्योंकि एप्लीकेशन, फोर्स के एप्लीकेशन का तरीका अलग अलग है। आए बढ़े आगे। चलो बच्चों, अब नोट क्या लिखे बच्चों, नोट कीजिए कि शेयरिंग स्ट्रेन, पहले चेक कर लेता हूं कि आवाज आ रही है कि नहीं मेरी। हाँ, तो लिखिए बच्चों, शेयरिंग स्ट्रेन इज नेवर accompanied बाय चेंज इन वॉल्यूम, कि वॉल्यूम में कभी चेंज नहीं होगा। इन अ shear strain the body gets distorted resulting only in alternation in its shape but not in size। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेयर स्ट्रेस जब भी डेवलप होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टॉर्ट, ट्विस्ट, ऐसा कुछ हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, कागज का गुड़ मुड़ हो जाना है, समझ रहे हो, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ओके, मैं चेंज कर लेता हूं बच्चों, ताकि कोई मिसहैप ना हो। पढ़े, नेक्स्ट लिखिए बच्चों, क्वेश्चन, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस F एंड माइनस F are act on a rod of uniform cross section area A, as shown in figure, find sharing longitudinal stress on section AB। ये सेक्शन टेढ़ा जो सेक्शन है उसमें क्या लगाना है अपने को, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या लग रहा है, लगाना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो बच्चों देखो, ये ऑब्जेक्ट का एक पार्ट अलग करते हैं और ये पार्ट अलग करते हैं, ये हो गया दोनों पार्ट अलग। अब मेरे को बताओ कि यहां पे फोर्स F लग रहा है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स F इधर लग रहा होगा, ठीक है ना। अब ये F फोर्स इधर लग रहा है बच्चों। अब आप सोचो, ये इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे बोला है AB पे, जो कि एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो ये एंगल अगर थीटा है बच्चों, तो मैं क्या कर सकता हूं, F के दो कंपोनेंट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो इधर क्या आएगा बच्चों, F cos थीटा, और इधर क्या आएगा बच्चों, F sin थीटा। समझ में आया कि नहीं है, F cos थीटा और F sin थीटा, ये बात समझ में आएगी नहीं। तो अब बताओ, इसमें कौन सा फोर्स AB सेक्शन पे, किस पे, AB सेक्शन पे फोर्स लगा रहा है, शेयरिंग वाला, और कौन लगा रहा है, वो वाला, है ना। तो शेयरिंग फोर्स जो है, या शेयरिंग स्ट्रेस बोल सकते हैं, वो क्या होगा बच्चों, F cos थीटा अपॉन एरिया को क्या है लिखता हूं बच्चों, A डैश। एरिया को क्या लिखता हूं मैं, A डैश, क्योंकि आप देखो ये एरिया A है, लेकिन मैं तो ऐसे काटा हूं ना, अपने को तो ये एरिया चाहिए ना, ये एरिया A है क्या, नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं, ये एरिया A नहीं, ऐसा एरिया A थोड़ी है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये एरिया A नहीं। क्लियर। और वैसी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अगर लिखूंगा तो वो क्या होगा, F sin थीटा अपॉन A डैश। तो समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। अब आप लोग को मैं ऐसा वाला कॉन्सेप्ट पहले ही बताया हूं कि अगर ये एरिया आपको पता है तो ये एरिया कैसे निकालते हैं,
पता है? हम्म। उसका, मेरा, हाँ बोलो। कुछ ही बोलते हो। देखो, मैं समझाता हूँ, क्या करता हूँ मैं समझाता हूँ। देखो देखो देखो, अगर बच्चों ये एरिया क्या है, ए डैश, ये एरिया कितना है बच्चों, ए डैश, ठीक। इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, वेक्टर, होगा कि नहीं होगा? अब बच्चों एरिया वेक्टर का भी मैं क्या कर सकता हूं, दो कंपोनेंट कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं बच्चों, दो कंपोनेंट। आपको पता है ना ये एंगल थीटा है, ठीक, ये एंगल थीटा है। ये एंगल अगर थीटा है बच्चों, तो और कौन सा एंगल थीटा होगा? देखो, इसका परपेंडिकुलर होगा ये वर्टिकल वाला, और क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर ये, तो क्या ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा, बताओ, छुट्टी बोलना, होगा पक्का। तो बच्चों ए डैश का दो कंपोनेंट करूंगा, तो एक ऊपर क्या आएगा, ए डैश कॉस थीटा, और ये क्या आएगा, ए डैश साइन थीटा। मतलब ए डैश का प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वो ए डैश साइन थीटा किसके बराबर होगा, ए के बराबर, जो कि क्रॉस सेक्शन एरिया है। बात समझ में आएगी नहीं बच्चों? तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए डैश साइन थीटा बराबर ए, या ए डैश बराबर ए बाय साइन थीटा, ना कि ए साइन थीटा। क्योंकि बच्चों जनरली हम लोग को ऐसा एरिया दिया रहता था, टेढ़ा एरिया दिया रहता है और उसको सीधा निकालना रहता है। जनरली हम लोग को टेढ़ा एरिया दिया रहता है, उसका सीधा निकालना रहता है, ठीक है। तो टेढ़े एरिया को ए डैश मानोगे, उसका जो कंपोनेंट होगा ये वाला, वो ये एरिया बताएगा आपको। क्लियर बात? तो क्या ये बाय साइन थीटा, ऊपर से तो नहीं गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों, क्या करते हैं यहाँ पर, सब्स्टिट्यूट। तो ए डैश की जगह क्या लिखेंगे, ए बाय साइन थीटा। तो क्या आएगा बच्चों, एफ बाय ए, साइन थीटा ऊपर चले गया तो क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, और यहां क्या आ जाएगा, एफ साइन स्क्वायर थीटा बाय ए। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? क्लियर है? पक्का? नहीं क्लियर? अगला क्वेश्चन आप लोग खुद बनाओगे, शेयर का दूं? ये समझ में आया पक्का? ऊपर से तो नहीं गया बच्चों? तो डेफिनेशन पे बेस है, फोर्स तो लग रहा है ऐसा, रिस्टोरिंग फोर्स है, तो डायरेक्शन ऐसे ही होगा बच्चों। फोर्स के दो कंपोनेंट की, अलोंग द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द, परपेंडिकुलर वाला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और अलोंग वाला शियर स्ट्रेस, ठीक है। अरे चलिए, ये क्वेश्चन अच्छा दिया है ना। तो ये जो अभी सवाल बनाए बच्चों, उसका वो है क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोटा सा। तो क्या लिखना, टू फाइंड लीनियर और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, रिजॉल्व द फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ गिवन एरिया, डिवाइड दिस कंपोनेंट along f long by the area A to obtain longitudinal। आ रही समझ में? ये एरिया गिवन है और फोर्स कुछ एंगल थीटा पे लग रहा है, तो जो एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा f cos थीटा अपॉन a, दैट विल बी द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और जो f sin थीटा होगा डिवाइडेड बाय दैट एरिया, वो क्या होगा बच्चों, शेयरिंग स्ट्रेस। क्लियर है? तो पॉइंट को नोट कर लीजिए। बच्चों हमारे देश को डॉक्टर इंजीनियर की तो जरूरत है, और उसके साथ साथ और किसकी जरूरत है बताओ? नहीं, अच्छे इंसान तो मैं हूं यार, उसकी जरूरत नहीं। हाँ, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की जरूरत है यार, है ना। तो आप लोग जो छोटे बच्चे स्कूल स्कूल में मिलेंगे, आप लोग को तो मोटिवेट कीजिए उन लोगों को। वो राइटी होगा तो भी बोलना साले लेफ्ट आर्म से बॉलिंग कर, है ना? हो गया, लिख लिए? अबे बस ये डायग्राम बना के ये पूरा लिख रहे हो क्या? कसम, हाँ भाई,
पूरी लिखना तो इन टोटलिटी लिखना है, लेकिन शॉर्ट में लिखना है। आप लोग क्यों पूरा छापने लगते हो एकदम बच्चे लोग जैसा? नोट्स का क्या मतलब होता है? पूरा बुक लिखते हैं क्या बैठ के? बढ़े आगे। अब तुम लोग बुक से देख के ही लिखना है ना। चलिए अगला। अब बच्चों ये क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा, आप लोग अपना दिमाग लगाइए, अपनी अंडरस्टैंडिंग से शेयरिंग स्ट्रेस का डायग्राम बनाइए, ठीक है। चलो बच्चों देखो, तो क्या बोला है इसमें, टू मेटल बीम्स हैं और रिवेट से जोड़े, कितना रिवेट है? 4 रिवेट, 4 रिवेट से उनको जोड़ दिए। और आपको पूछा है कितना इन लोगों को टेंशन लगा के खींच सकते हैं। तो बताओ, टेंशन लगा के खींच रहे हो तो जो रिवेट होगा बच्चों, रिवेट, उसमें तो ये शियर, उसके जो जुड़ा हुआ सरफेस है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसके अलोंग फोर्स लग रहा है, तो एक शियर स्ट्रेस डेवलप होगा कि नहीं होगा? ठीक। तो शियर स्ट्रेस क्या होता है बच्चों? शेयरिंग फोर्स अपॉन एरिया अलोंग द फोर्स। तो फोर्स एक स्प्रिंग यानी एक रिवेट कितना फोर्स दे रहा होगा? जितना शेयर स्ट्रेस रूप में डेवलप हो रहा है इनटू ए। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? 4 रिवेट्स है, सबका रेडियस दे दिया है, एरिया निकालने के लिए काम आएगा। एंड एक्सपोज टू अ शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ नो मोर देन इतना पास्कल, मतलब एक इतना झेलता है, तो फोर्स भी एक के कारण निकालेंगे कितना होगा। तो F बराबर क्या होगा बच्चों? सिग्मा। सिग्मा कितना दिया है? 5 इंटू 10 का पावर 8, पास्कल में दिया तो कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। फिर ये कितना होगा? पाई इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना है बच्चों? 5 इंटू 10 का पावर -3 का होल स्क्वायर। ये होगा किसका फोर्स? एक रिवेट जो झेलेगा। तो एक रिवेट झेलेगा इतना फोर्स, तो 4 रिवेट मिलके कितना झेलेंगे? 4 टाइम्स द फोर्स। तो मैक्सिमम टेंशन जो आप लगा सकते हो वो क्या होगा? 4F के बराबर होगा। तो 4 5 जा 20 इंटू 10 का पावर 8 इंटू पाई, पाई का वैल्यू क्या होगा? 22/7 इंटू 25 इंटू 10 का पावर -6। तो -8 और ये कितना हो गया? समझ गया ना कितना हो गया? 10 का पावर 2 कितना हो गया? 10 का पावर 2। और 20 इंटू 25 कितना होता है बच्चों आजकल? 500 इंटू 3.14। क्या करते हैं? 3.14। अब 3.14 है, 2 जीरो हटा के इसको क्या लिख सकते हो? 314। तो आपको क्या करना है? 314 इंटू 5, 5 चौक 20, 5 एकम 7, 5 तिया 15, तो आएगा 1570 इंटू 10 का पावर 2 न्यूटन। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 1.57 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन। अरे बात समझ पक्का? तो ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम टेंशन दैट कैन बी राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो बच्चों बोला है डाई इज डिजाइन टू पंच होल ऑफ रेडियस आर। इतने रेडियस का डाई से होल पंच करते हैं बच्चों, पंच करते हैं होल, समझ गए? अब क्या बोला है? रेडियस आर, रेडियस दे दिया है, मेटल शीट ऑफ थिकनेस दे दिया है, मेटल शीट का है ना, मेटल शीट का क्या दे दिया बच्चों? थिकनेस। As the figure is placed to punch through the sheet, a die must exert a shearing stress of इतना पास्कल. What force must be applied to the die? ठीक है बच्चों। तो बच्चों डाई जब यहां आके बैठेगा ऊपर वाली सरफेस पे, ये वाली सरफेस पे, ये वाले पे बैठेगा, अब पंच करने के लिए वो नीचे जाएगा। तो नीचे जाएगा बच्चों, तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया जो दिख रहा है आपको, जो एरिया दिख रहा है भाई, इस एरिया के अलोंग फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? शेयर स्ट्रेस, उसी से तो होल पंच होगा। तो अपन ये एरिया निकाल सकते हैं क्या? ये एरिया कैसे निकालेंगे? इसका रेडियस कितना दिया है? आर, तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, और इसकी थिकनेस कितनी है? टी। तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? 2 पाई आर टी। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर टी। स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है? शेयरिंग स्ट्रेस 3.5 इंटू 10 का पावर 8। क्लियर है? तो बच्चों अपन क्या लिख सकते हैं? फोर्स, फोर्स अपन क्या होता है? सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा क्या है? 3.5 इंटू 10 का पावर 8 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है? 3 इंटू 10 का पावर -3 इंटू थिकनेस कितना है? अच्छा थिकनेस ये है, और रेडियस कितना है? 10 का पावर -2। क्लियर है? 10 का पावर -2। ठीक है। 3.5 2 से 2 कैंसल,
8 माइनस 5 3, 22 तिया 66 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन। ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई करना छोड़ तो नहीं दिया? नहीं। आ रही बात समझ में बच्चों? पक्का? तो आप लोग को स्ट्रेस और स्ट्रेन समझ में आया कि नहीं आया? भाई ये चैप्टर की शुरुआत है, अंत नहीं है ना, लेकिन बेस यही है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। हर कंडीशन में स्ट्रेस स्ट्रेन निकालना है, फिर उसका सिग्निफिकेंस और आगे की चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ओके ठीक। अब अगली क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं एक हुक्स लॉ। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हुक्स लॉ। ठीक है, उसके बाद हुक्स लॉ से 3 मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकलते हैं। क्योंकि आप देखिए स्ट्रेस 3 तरीके के, स्ट्रेन भी 3 तरीके के, तो इसीलिए जो रेशियो आएगा उनका भी 3 तरीके का होगा। जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेंगे तो एक अलग रेशियो आएगा, उसको बोलेंगे यंग्स मॉडुलस। जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा तो उसको बोलेंगे बल्क मॉडुलस। और जब shear स्ट्रेस बाय shear स्ट्रेन आएगा तो उसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ना। तो वो सब हम लोग अगली क्लास में उसको पढ़ेंगे। ठीक, फिर उसके बाद ये भी पढ़ेंगे कि क्यों फोर्स हटाने पे ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है, कैसे। क्यों तो नहीं, क्यों तो ऊपर वाला जानता है, कैसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है?